हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना ये मिशन। आज बात करने वाले हम एटम और न्यूक्लियर के एनसीईआरटी के बेहतरीन से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं यार, जो डिक्टो उसी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनका यूज होके, जिसमें कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन के भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट बॉस, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितनी भी सीरीज आपके पास जा रही है, जितने भी क्वेश्चन और डिफरेंट कैटेगरी के आपके पास जा रहे हैं, टॉप 10 न्यूमेरिकल पीवाईक्यू से लेके एनसीईआरटी से लेके एंड सम अदर क्वेश्चंस, उन सब की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑसम तरीके से। ठीक है, तो हर चीज आपने प्रैक्टिस में रखनी है। इस समय सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होने वाली है कि अपने आप को किस तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो। अपनी प्रैक्टिस भी करना है, अपने रिवीजन भी करना है, अपने मॉक टेस्ट भी देने हैं, उनके डाउट्स भी क्लियर करने हैं और ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। ठीक है बॉस, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी मेरी जुबानी ऑसम से इस लेक्चर के साथ, जो आपकी काफी हेल्प करने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलो कम ऑन। सो मजा आएगा गाइस। सो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने भी है पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, पढ़ लो एक बार। प्यारा सा है, छोटा सा है, लेकिन खोटा सा है। ठीक है, तो कंसेप्ट वाइज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फंडा। ठीक है बॉस, चलो। सो उसने बोला ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज दिस। भाई देखो हमें पता भी है, उसने बोला हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो भाई ठीक है, भाई ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। देन व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हम एन की वैल्यू 1 लेते थे ना, जो हमारा एनर्जी होता था -13.6 हाइड्रोजन के लिए ये होता था। तो n जब आप 1 लोगे तो यही तो आएगी, ये आपको ग्राउंड स्टेट में दे रखी है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में उसके पास टोटल एनर्जी ये है, तो बताओ सेम ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, काइनेटिक पूछ रहा है ना, यस, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस ग्राउंड स्टेट में, ये भी पूछ रहा है आपसे। देखो सिंपल सा प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का है तो इसलिए क्वेश्चन आने का बहुत डिक्टो चांस होता है। ठीक है, सो थोड़ा सोचो, आप इसका आंसर फटाक से कर भी सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। राइट, तो यार अगर आपको याद हो कंसेप्ट, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, बट नेगेटिव में। ठीक है, ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव साइन का फर्क होता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। तो याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, बट विद नेगेटिव साइन। सो यू हैव टू पुट ई हियर, सो यू कैन राइट, चूंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है उसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो माइनस और ई की वैल्यू है -13.6, तो ये आना चाहिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये तो चलो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है बेसिकली, वो हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड के। अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो भाई नेगेटिव नहीं हो सकती ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जो भी टोटल एनर्जी आपको दे रखी है उसका पॉजिटिव साइन ले लो, वही आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्ट, है कि नहीं? यस। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या होगी। देखो भाई, अगर पूछता है पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो ये 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी की। ये ध्यान रखना, कितने टाइम्स होती है? 2 टाइम्स। टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर कि जो ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 टाइम्स ऑफ -13.6। राइट, तो ये आपका बन जाना चाहिए आंसर, एंड -27.2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव साइन। बस 2 टाइम्स याद रखो आप, होगी बात खत्म। ठीक है, कंसेप्ट भी हमने देख लिया। ठीक है, फॉर्मूले हमारे रिवाइव हो गए हैं। राइट, सो ये था आपका पहला क्वेश्चन गाइस, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल था और इंपॉर्टेंट भी माना जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं, आते रहते हैं, आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम है भाई। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करने को आपको बन सकती है, बट मस्त तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बने जाते हैं। दैट्स व्हाई बहुत ध्यान से देखना कि हर क्वेश्चन में एक अपनी खास बात होने वाली है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं जो आ सकते हैं एज इट इज, वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिडर करे हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लो जल्दी से। देखो भाई पढ़ना तो पड़ेगा भाई, जो पढ़ के डेटा भी उससे लिखना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। फिर सोचना है कि क्या पूछा है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको लिखो। फिर ये सोचो उसमें मिसिंग क्वांटिटी क्या है, उसके बारे में सोचो कि उसको कैसे निकाल सकते हैं। पुट करो वैल्यू, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। चलो उसने बोला गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, है ना, आयरन का एक न्यूक्लियस है एज, उसका मास दे रखा है आपको, है ना, दिस इज 55.85 यू, AMU वाली, है ना, इतना यू है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास दे रखा है, जो कि हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो कर ही लो, आगे बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो अगर ये एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है आपका 85, तो ये जो U का मतलब इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट में जो केजी में होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी, इतना होता है। तो एक यूनिट इतने केजी के इक्वल है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसका, जो एक यूनिट है ये, तो हमारा जो केजी में मास आएगा 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27, ये केजी में हो गया। अब ये ध्यान रखना, अगर एटॉमिक मास यूनिट में आपको मास दे रखा है, यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन केजी, राइट। अब आगे बढ़ सकते हो। एंड ए इज इक्वल टू 56, ठीक है, उसका मास नंबर भी दे दिया आपका, दैट इज 56, ये मास नंबर है उसका, ठीक है, जो आयरन का न्यूक्लियस है। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, देखा। चलो तो आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करो भाई। तो दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ सी होने वाली है आपके लिए, उस पर ध्यान देने का। तो डेंसिटी की जब भी बात करें तो भाई हमें पता है मास ओवर वॉल्यूम होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर का मास निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल चुके हैं केजी में, जो दे भी रखा था उसने, ठीक है। तो पुट कर दो, दिस इज 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है, चलो पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने V, वॉल्यूम को ना अलग से निकालो, इसको मान लो ना इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से पेशेंस रखना है बॉस। वॉल्यूम होता है, चूंकि न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप मानेंगे जिसकी रेडियस कुछ r होगी, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब आप फिर फंसोगे, देखो कमाल का क्वेश्चन है, जितना छोटा सा है ना एक लाइन में समा गया क्वेश्चन, उतना ही खोटी सी है इसकी कैलकुलेशन, राइट। यू जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि यार सर वॉल्यूम जो न्यूक्लियस है हम उसको स्फेरिकल शेप मान के चल रहे हैं, रेडियस आ रहा है, और ये रेडियस नहीं गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दो ही चीज गिवन है, मास एंड उसका मास नंबर, राइट, ये दे रखा है। तो याद करो जो न्यूक्लियर की रेडियस होती है हम किस फॉर्मूले से निकालते थे, देखो वो फॉर्मूला रिवाइज हो गया क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तो ये हम लिखते थे r0 a⁻1/3, याद करो हम ये लिखते थे ना। r0 की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें पता होती है, दैट इज नियर अबाउट 1.2 लिख दो या 1 लिख दो इंटू 10⁻15 मीटर, ये लगभग r0 की वैल्यू होती है। तो जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो v आएगा 4/3 पाई, r की जगह क्या लिखोगे आप, r0 a⁻1/3 और इसकी होल पावर है 3, तो यहां से v आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 4/3 पाई r0 का क्यूब हो जाएगा इंटू a⁻1/3 है, 3 से 3 कैंसिल तो a बचेगा, ये आ गया आपका वॉल्यूम। फाइनली दिस इज योर वॉल्यूम एक्चुअली, एंड यू जस्ट पुट हियर, है ना, इसको यहां पे पुट करेंगे तब आंसर आएगा बॉस। तो यहां से जो मास आएगा आपका निकल के, दिस इज नॉट मास, दिस इज डेंसिटी, राइट। तो ये आएगा दैट इज 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 एंड डिवाइड में दिस इज योर वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई इंटू r0 का क्यूब, और उसकी वैल्यू ये रही 1.2 इंटू 10⁻15 का होल क्यूब इंटू 56, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसको आपको सॉल्व करना ही होगा, इसको आपको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये सेम डेटा अगर उसने दिया, इतना मास दिया और ये 56 उसका एटॉमिक जो आपका मास यहाँ पे दे रखा है, उसने मास नंबर सॉरी दे रखा है जो उसने, ठीक है, वो अगर आपको दे रखा है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे एंड दैट डेंसिटी यहाँ पे जो निकल के आ रही है, दैट इज 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर बनेगा बॉस, ध्यान देना। दिस इज द डेंसिटी 2.29 10⁻17, और चूंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप इसके आंसर को याद रख सकते हो क्योंकि वो डेटा चेंज नहीं करेगा। अगर करेगा तो इस तरीके से मास आपको देगा कि ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि क्या प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चन करना है, और ये फॉर्मूला एडिशनली याद रखना, आपको पता है इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर रेडियस के लिए।
ठीक है, दो न्यूक्लियस दे रखे होते हैं, एक की रेडियस गिवन होती है, दूसरे की पूछ लेता है, उसके मास नंबर गिवन होते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। सीरियसली है ना। तो देखो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, हाउ टू कैलकुलेट द मास डेंसिटी ये भी पता चल गया, न्यूक्लियर डेंसिटी क्लियर है न्यूक्लियस की, एंड रेडियस कैसे निकालने हो फॉर्मूला भी हमारा रिवाइज हो गया। इस पे थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेशन करना, देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि आप ये करने वाले हैं। कूल ना बॉस, सुपर कूल एक्चुअली, करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन, इतना पेन तो आपको लेना पड़ेगा, समझ गए ना। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारा सा है, क्यूट सा है, छोटा सा है। तो यार ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, अभी तो आया था 2021 में, राइट। तो अभी भी देख लेते हैं क्या है हमारा, क्या जा रहा है। उसने बोला कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो मास दे रखा है 1 ग्राम, इसके रिगार्डिंग है ना, ये जो मास गिवन है उसने बोला इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी, इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो बताओ भाई। तो जब भी मास के रिस्पेक्ट में एनर्जी पूछे तो आपको पता है मास एनर्जी रिलेशन mc² आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। जूल में एनर्जी निकालनी है, यहां से आ जाएगी आपकी, बस हो गया काम। तो ये आ जाएगा मास 1 ग्राम है, केजी करो उसको कन्वर्ट -3, एंड सी होता है 3 × 10⁸, दैट इज स्पीड की लाइट की स्पीड, राइट। सो यहां पे आप वैल्यू निकालेंगे -3 × 9 × 16 हो जाएगा ये, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 9 × 10⁻16, 3 हटा दो तो 13, इतना जूल आ गया एनर्जी। इतनी एनर्जी वहां से आपको मिलने वाली है, इतने मास से जो इक्विवेलेंट होगी, राइट। 1 ग्राम से इतनी एनर्जी हो तेरी, यस। अगर आपने इसको निकालनी है तो जूल में आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ना चांदी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो 9 × 10⁻13 डिवाइड में 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देना और ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, मेगा मतलब 10⁻6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया तो इजीली आप इस तरीके से कन्वर्ट उसको कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर लो, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना लो। और जो मेगा का मतलब 10⁻6 में आपने लिखना है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन आप कर लेंगे, होप सो, ठीक है। जूल में मैंने निकाल ही दिया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर हम असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पॉसिबल है इस टॉपिक से, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। प्यारा सा छोटा सा ये वीडियो है, जल्दी से आपके एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे, असर्शन रीजन भी कवर अप हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और टाइम भी बचेगा और लिमिटेड टाइम में आपका ये लेक्चर आप फिनिश कर सकते हो और फिर से जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, और जो आपका एनसीईआरटी का डर होता है उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। और टॉप 10 जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं पीवाईक्यूज के, उनको एटलीस्ट जरूर करना, और जितने भी आपसे बनेंगे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, करंटली जितने भी क्वेश्चन होंगे। वैसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कंसिडर कर लेता हूं, समझ गए ना। यस, ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। उसने बोला कि ट्राइटियम और ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला ट्राइटियम हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर। मतलब ट्राइटियम है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास, यस ट्राइटियम है, और इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है, इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 12.5 ईयर्स, ठीक है। इतनी हाफ लाइफ आपको गिवन है, राइट। अंडरगोइंग बीटा डीके, मतलब इसमें से कोई बीटा डीके हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ प्योर ट्राइटियम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 ईयर। कितना फ्रैक्शन है ना, आपने निकालना है फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड, ठीक है, अनडिकेड है ना, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड ट्राइटियम आपने निकालना, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। आफ्टर व्हाट, टोटल टाइम दे दिया 25 ईयर, राइट, दिस इज टोटल टाइम। तो हाफ लाइफ भी दे दी, हाफ लाइफ टाइम भी दे दिया और टोटल टाइम भी दे दिया आपको, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है यार, तो देखो भाई इनिशियल अमाउंट सपोज करो n0 है, अनडिकेड अमाउंट आपका जो आपका बचा हुआ है इस समय वो n है डिके होने के बाद। तो हमें पता फॉर्मूला होता है n0, वैसे तो आपको दिख रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, हाफ 1/2 की पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता था n, और n को आप कैसे निकालते थे, टोटल टाइम होता है n इंटू हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहां से आप n निकाल सकते हो। तो देखो टोटल टाइम कितना दे रखा है 25 डिवाइड में हाफ लाइफ कितने है 12 पॉइंट, वो दिख भी रहा है तुम्हें यार, 12.5 है 25 है तो हाफ ही तो है, मतलब 2 टाइम्स, ये 2 आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे से पूछ रहा है फ्रैक्शन का मतलब होता है जो अनडिकेड अमाउंट है उसको ओरिजिनल से डिवाइड करो, n/n0, तो आ जाएगा 1/2 की पावर 2 एंड दैट इज 1/4। दिस इज द वैल्यू एक्चुअली। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू है अनडिकेड की वो है 1/4। अगर डिकेड पूछता है ना, डिकेड पूछता, अगर डिकेड अमाउंट फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड है ना अमाउंट, ठीक है, ये पूछता अगर आपसे, तो क्या करते आप, ठीक है, कितना डिके हो चुका है,
तब आप उसको निकालते, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना था, उसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी आपसे पूछ लेता तो पहले डिकेड अमाउंट तो निकाल लो, ठीक है। तो कितना डिके हो गया ना, टोटल डिकेड अमाउंट कितना हो गया, राइट, उसको निकालोगे, ओरिजिनल कितना था, बचा कितना है, ठीक है, ये आपने निकालना था। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करते हैं एन नॉट माइनस एन की, और वो होता है नॉट 1/2 की पावर एन, एन नॉट यहां से कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन, राइट, ऐसे, और ये आ गया एन डिकेड और ये आ गया एन डिकेड बाई एन नॉट। सो हियर वी गो, यू कैन राइट 1 माइनस 1/2 की पावर एन, तब ये वाला आप यूज करते हैं, मतलब जो आपका आंसर आया उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना था, सीधी सी बात तो यही है। तो ये डिकेड अमाउंट होता है आपके पास 1 माइनस 1/2 की पावर एन कितना है, 1/4, दैट इज 1/4, तो ये 3/4 है। मतलब कहने का जो आया था अनडिकेड 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिकेड अमाउंट को पता चल जाएगा, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलो ये मैंने एडिशनली आपको बता दिया, बाकी तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, समझ गए ना आप। चलो होप सो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी मेरी जुबानी और मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये कुछ बेसिक से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो जिनके पूछे जाने के एज इट इज चांस होंगे। सो टेंशन नहीं लेने का यार, उतनी कॉम्प्लेक्स वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं एनसीईआरटी से यार कि बच्चा बस उसमें कैलकुलेशन ही करता रहे, अरे दैट इज वो एडवांस वगैरह में पूछ सकता है, बट हमारे मेंस में और नीट में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा उतना कि वो कैलकुलेशन में आपको फंसाएगा। वो कंसेप्ट में आपको फंसा सकता है पर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं फंसाएगा, क्योंकि उसको पता है बहुत लेंथी इसमें कैलकुलेशन होने वाली है। अब कुछ असर्शन रीजन के बेहतरीन से क्वेश्चन देखते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन। और ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा आपका माइंडसेट बन जाएगा कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आते हैं ना बॉस, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, है ना, असर्शन रीजन का मतलब हमने उसका माइंडसेट पढ़ना है कि हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। ये सबसे पहला मोटो आपका होना चाहिए, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि यार क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई पहले माइंडसेट तो बनाओ अपना कि डील कैसे करें, उसको क्रैक कैसे करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ मैटर करते हैं, आपकी रीजनिंग यहाँ पे मैटर करती है, दैट्स व्हाई असर्शन रीजन है बॉस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आप। सबसे पहले क्वेश्चन में असर्शन में बोला गया है कि भाई कोई है यहाँ पे एक न्यूक्लियस, आप एक तरीके से मान सकते हो, ठीक है, XZA, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, दे रखा है, और इसमें से कुछ डीके हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स है जो इमिट हो रहे हैं। उसने बोला 2 अल्फा डीके हो रहे हैं, 2 बीटा और 2 गामा इससे। तो बोलता है कि इससे डीके होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है फाइनल, असर्शन में बोल रहा है वो, और वो प्रोडक्ट है Z-2 A-8, YZ-2 और A-8, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट बना है, 2 इसमें से अल्फा निकले और 2 इसमें से बीटा निकले और 2 गामा पार्टिकल निकल गए, ये बोल रहा है। तो यार ये बहुत इजी नहीं हो गया, बता सकते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं, हमें बताना है असर्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। तो कैसे बताएंगे, उसने बोला इस वाले न्यूक्लियस से 2 अल्फा निकल रहे हैं, और याद करो एक अल्फा जब निकलता है तो A4 से डिक्रीज हो जाता है, और जो Z होता है उसका एटॉमिक नंबर वो 2 से डिक्रीज हो जाता है, पता है ना सबको। जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है, अगर वो बीटा की बात कर रहा है ना दोस्त, तो वो बीटा नेगेटिव की बात करता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बीटा मतलब इनडायरेक्टली नेगेटिव वाला। तो जब एक बीटा निकलता है तो A पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Z में A से 1 इंक्रीज हो जाता है। और जब गामा निकलता है, ये गामा वाला पार्टिकल जब निकलता है, ना तो A चेंज होता है ना ही Z चेंज होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये रिजल्ट याद रखो, आराम से आपको असर्शन का ये पता चल जाएगा, और इसके थ्रू आपका ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी सॉल्व हो गया, है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्या करेंगे सर, देख लो भी क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर 2 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो एक के निकलने से 4 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 2 डिक्रीज हो रहा है, तो 2 के निकलने से, इसमें 2 के निकलने से A में 4 × 4 8 होना चाहिए, तो मतलब ये सही है, ठीक है। और इसमें होना चाहिए, देखो मैं यहां पे बना रहा हूं XZA, 2 अल्फा निकाल रहा हूं, 2 अल्फा निकालने के बाद मान लिया कोई X1 पार्टिकल बना, तो Z हो जाएगा -2 और A हो जाएगा -8, ठीक है। अब इसमें से मैं निकालूंगा यहाँ पे 2 बीटा, बीटा निकालने से A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लास्ट में बनेगा, सपोज करो दिस इज X2 मान लो कुछ, ठीक है, X2 कोई न्यूक्लियस बन गया एक नया प्रोडक्ट। तो एक बीटा निकलने से ये Z जो होता है ना, ये वाला Z आप सबको बताया, अगर मैं इस वाले Z की बात करूंगा ना, इस वाले Z की, राइट, इस वाले की, ठीक है। तो ये अच्छा रुको, चूंकि हमने 2 पार्टिकल निकालने हैं, तो एक के निकालने से Z-2 होता है, तो ये Z-4 हो जाएगा, क्योंकि 2 निकल रहे हैं, राइट। अब 2 बीटा निकल रहे हैं तो A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A एज इट इज रहेगा -8, एंड इसमें चूंकि एक बीटा निकलने से इसमें 1 बढ़ जाता है, तो 2 निकल रहे हैं तो 2 बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा Z-4 + 2, यानी यह बचेगा Z-2, ये बचा केवल।
अब वो बोल रहा है इसमें से 2 गामा निकलो, गामा कितने भी निकले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये प्रोडक्ट है ये एज इट इज रहेगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका y बन रहा है और यहाँ पे बच रहा है z-2 और यहाँ पे बच रहा है a-8। आप बिल्कुल क्लियरली दे सकते हो, मतलब असर्शन आपका करेक्ट है, असर्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल निकलने से x y में बदल रहा है और जिसका ये मास बन जाता है और ये मास नंबर है और ये उसका एटॉमिक नंबर है, राइट। तो यही बच रहा है, बिल्कुल सही है जो उसने दिया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। क्लियर है बॉस? यस सर। अब देखते हैं इसका रीजन क्या है। उसने बोला इन अल्फा डी के द मास नंबर डिक्रीज बाय 4, बिल्कुल 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 सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, बिल्कुल सही बोल रहा है। बीटा डी के जब होता है मास नंबर अनचेंज्ड होता है बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज बाय 1, बिल्कुल सही है, मतलब ये बोल रहा है वो, ये और ये रीजन भी सही है और रीजन इसके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ गए? रीजन एक्सप्लेनेशन का, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ गया ना आप लॉजिक? मतलब जो उसने रीजन दिया वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को और दोनों सही भी है। समझ में आ गया होगा फंडा एकदम क्लियर कि किस तरीके से डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आपका माइंडसेट एकदम सेट हो जाएगा, माइंडसेट एकदम बेहतरीन हो जाएगा रिगार्डिंग टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फील आ रहा है कि नहीं? देखो इससे क्या होगा कि असर्शन रीजन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, इससे हम ये कंसेप्ट भी रिवाइज कर रहे हैं कि अल्फा बीटा पार्टिकल निकलने से कैसे कैसे हमने प्रोडक्ट बनाने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली आता ही रहता है यार एग्जाम में। यार क्या बात कर रहे हो, है कि नहीं? आता रहता है कि नहीं, आपको पता है? यस। चलो वो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है असर्शन रीजन का और जल्दी से पढ़ लेते हैं पहले होले होले, क्योंकि बहुत जरूरी है मस्त तरीके से पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना, उसको पढ़ना, उसकी भावनाओं को समझ लेना। एक बार हमें पढ़ने के बाद उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं बहुत इजी वे में। सही है ना? यस। तो देखो बोला है असर्शन में, बोल रहा है बार्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप सबको पता है यार जो बार्मर सीरीज होती है, ठीक है, वो बोल रहा है ये लाई करती है विजिबल रीजन में, ठीक है, विजिबल रीजन, राइट। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे उड़ा सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, क्योंकि अगर आपको स्पेक्ट्रल सारी सीरीज याद है, ठीक है, सब कुछ याद है, तो N1 पर जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता था, यहां से आए कहीं से भी आए, 1 पे, यहाँ पे फर्स्ट N1 पे ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो यहाँ पे रेज निकलते, जो सीरीज बनती थी वो लाइमन बनती थी, लाइमन सीरीज, और ये यूवी रीजन होता था, याद करो यूवी। इससे ऊपर जो N2 होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन 3 से आ रहा है, 4 से, उससे अपर स्टेट कहीं से भी आ रहा है, यहां से जब रेज निकलती हैं तो ये विजिबल रीजन में ही होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट के बाद जो रीजन आता है वो विजिबल रीजन होता है, और यहीं पे बनती थी बार्मर सीरीज, अगर आपको याद हो, ठीक है, यहीं पे बनती थी आपकी बार्मर सीरीज। बिल्कुल सही बोल रहा है कि बार्मर सीरीज हमारी विजिबल रीजन में ही बनती है, ये तो बिल्कुल आपको याद भी होना चाहिए। समझ गए? अब इसका असर्शन का रीजन देखते हैं। उसने बोला है कि जो उसकी वेवलेंथ है 1/λ=r, इस फॉर्मूले से निकाल रहा है, फॉर्मूला दे रखा है उसने, और उसने दिया है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n की वैल्यू उसने दी है 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बिल्कुल सही है। यहां पे जो 2 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली n1 की वैल्यू है 2, तो 2 में गिरेगा जब इलेक्ट्रॉन तो ऊपर से आना पड़ेगा, तो 3 या 4 या 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये बिल्कुल सही है, देखो, है ना, मतलब इसकी वेवलेंथ जो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल करेक्ट वे में निकाल सकते हैं। मतलब जो उसने रीजन दिया वो बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल सही से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों सही है, और इसका जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप सबको पता है R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, राइट बॉस? राइट ना? मजा आ गया कि नहीं? तो कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये भी पता चल गया, है ना? बहुत जरूरी है ये सारी चीजें आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं असर्शन रीजन का, थोड़ा और सोचेंगे, थोड़ा और मस्ती करेंगे, थोड़ा और अच्छे तरीके से डील करेंगे विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ गए बॉस? ओके, सो इन द लास्ट एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बस आप शिद्दत के साथ बने रहें अपने इस मिशन पे, हिम्मत ना हारे दोस्तों। जिस भी सपने को लेके आप आगे बढ़ रहे हो वो सपना आपको मिलेगा जरूर, अगर आप उसके लिए कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहें और पॉजिटिविटी बना के रखना है। देखो आपकी इस दुनिया में ना आपका साथी आपका दिमाग ही है, आप खुद हो, और आपसे बेटर आपको कोई भी नहीं समझ सकता, राइट? कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपको अकेले चलना पड़ेगा। हम लोग आपके अल्टीमेटली आपका साथ देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए आपके साथ हैं हमेशा, यू नो, योर फैमिली एंड टीचर्स एंड ऑल, राइट? बट फाइट आपने मैदान में खुद ही करनी होगी,
ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचने का कि पता नहीं क्या होगा, वो हमेशा होता है, दिमाग में ऐसी चीजें हमेशा आती रहती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आप लगे रहो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, करते रहे, आपकी सिलेक्शन, आपकी मंजिल आपको मिलेगी, ठीक है। और फिजिक्स के थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये डर भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन द लास्ट यू नो, अभी काफी टाइम है हमारे पास, तो मैं आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं। कमाल की बात तो ये है ना, जो पार्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर है जहां से ग्राफ आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। यानी पहली बार ऐसा होने वाला है कि आपको स्पेसिफिक वे में एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें हम केवल ग्राफ के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओनली ग्राफ डिपेंडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स ग्राफ डिपेंडेंट लेक्चर आपको मिलने वाले हैं जस्ट बिफोर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिससे आपके माइंड में वो चीज रहेंगी और उनको आप एग्जीक्यूट करके आने वाले हो। तो आपने डर वर तो निकाल ही दो, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, यस आपके सिलेक्शन चाहिए मेरे को, देखो, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असर्शन रीजन के साथ साथ कंसेप्ट भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो असर्शन रीजन तो ऑब्वियसली एज का कंसेप्ट पे डायरेक्टली ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि असर्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, असर्शन में क्या बोल रहा है, ठीक है। वैसे ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था जब मैंने आप लोग को बाइंडिंग एनर्जी का लेक्चर दिया था, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाई थी ऑसम तरीके से। इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हैं अगर वो लेक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके, फॉर न्यूक्लियाई विद एटॉमिक मास नंबर A इज ग्रेटर देन, व्हाट इज दैट, ग्रेटर देन 100 डिक्रीजेस विद A, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है हमारी, यानी अगर हम लिखे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब मास नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कुछ ज्यादा ही रफ लिख दिया मैंने, ठीक है। दिस इज अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वो बोल रहा है कि अगर आपका ये A ग्रेटर देन 100 है तो ये डिक्रीज करती है भाई, ये डिक्रीजेस बोल रहा है, डिक्रीज करती है। अगर आपका मास नंबर 100 से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करती हुई पाई जाती है। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, तो यहां पे लिखेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इधर लिखेंगे हम मास नंबर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता था आपको, अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा ऐसा जाएगा, पहले इंक्रीज, फिर मैक्सिमम, फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा, यानी इस पे आके, और यहां पे बाइंडिंग एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती थी, यहां पे, ठीक है, ठीक है। यहां पे जो एटॉमिक मास होता था वो आयरन के लिए आप यूज करते थे, Fe के लिए, और उससे पहले देखो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करनी स्टार्ट करी, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो रीजन है उसको ध्यान से देख लो, वो क्या बोल रहा है, असर्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो, राइट, असर्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो, एक झलक इस पे आप डाल दो बस, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये तो हमने बताया नहीं कि A से ग्रेटर, अगर A ग्रेटर देन 100 है, मास नंबर जो है उसका A उससे ज्यादा है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A की किस वैल्यू पे है, 56 पे, आयरन के लिए 56 पे, और उसके बाद 56 के बाद देखो जो भी है ना, A इज ग्रेटर देन 100 डिक्रीजेस, बिल्कुल 56 के बाद अगर मान ले यहाँ 100 है उसके बाद डिक्रीज करती है। देखो ये ग्राफ ही देख लो, यहाँ पे देख लो, ये कमी तो हो गई इससे, यहाँ पे देख लो ये कमी तो हो गई इससे, समझ गए ना आप, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये कि A जब ग्रेटर 100 होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू एज A इंक्रीजेस, है ना, इस 100 को क्रॉस करने के बाद। तो असर्शन वो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, ग्राफ भी पता चल गया आपको। और मैक्सिमम किसकी होती है, आयरन के लिए होती है, कितना होता है, 56 होता है, ये भी पता चल गया आपको, समझ गए ना आप। तो ये ग्राफ भी याद रखना है। अब हम उसका रीजन देखते हैं, रीजन देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। उसने बोला था न्यूक्लियर फोर्सेज आर वीक फॉर हैवी न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, जो आपके न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं चांदी, वो वीक होते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर हैवी न्यूक्लियाई, ओके, जिनका ये A ज्यादा हो, ठीक है, उनके लिए वीक होते हैं। नहीं भाई, आपका जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं ऑलमोस्ट वो हर तरीके के न्यूक्लियस के लिए सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट, राइट। तो हम रीजन को सही नहीं मानेंगे, है ना। ये बोल रहा है कि वो जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर आपका हैवी न्यूक्लियाई है, नहीं, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है और रीजन यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है और उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आप इसको समझ गए होंगे, आई थिंक सो, राइट गाइस। सो दिस
इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कुछ असर्शन रीजन भी हमने यहाँ पे कर लिए हैं विद एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और कितने आसानी से हम उनको क्रैक कर सकते हैं अगर अच्छे से इनको प्रैक्टिस करके जाएंगे। एटलीस्ट असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से सॉल्व करना होता है, अच्छा इतना सोचना होता है, अच्छा हमें ये भी देखना होता है कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं, रीजन करेक्ट है कि नहीं, और ये कैश का एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है कि नहीं। भाई रीजनिंग है एक तरीके से, आपको उसको समझना पड़ेगा, बार बार कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना के जाना पड़ेगा। थियोरिटिकल कंसेप्ट बहुत काम आएंगे आपके यहाँ पे, है ना। इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, दिमाग के साथ बातें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे ऑसम से कुछ क्वेश्चंस, छोटी सी प्यारी सी लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको बोला था आपका टाइम भी बचाएगा और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी करके चली जाएगी, और जो एनसीईआरटी की आप हेडेक लेते थे, टेंशन लेते थे, वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो कम से कम टाइम में, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव और इफेक्टिव काम, है ना, कि आप थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो और सारी एनसीईआरटी जो आप खुद पढ़ने वाले थे वो आराम से यहाँ पे आप रिकवर करके जाने वाले हो, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ सकते हैं। दैट्स वाई यार, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस करते रहना, खुश रहना, और एक तरीके से कंप्लीटली अपना शेड्यूल बना के रिवीजन करते रहना। ठीक है, ठीक है, और अपना माइंडसेट स्ट्रांग बना के रखना। कोई भी तकलीफ आती है तो मेरे से शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ आप मेहनत करते रहेंगे और अपनी मंजिल की तरफ पूरे मोटिवेशन के साथ अपने सपनों को इमेजिन करते हुए आप अपने एंट्रेंस के लिए अपनी तैयारी जारी रखेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऑसम से लेक्चर के साथ, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज वेल एज एनसीईआरटी विद असर्शन रीजन के साथ। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला 25th के बाद या 20 और 25th के इन बिटवीन मैं आपको नई सीरीज आपके लिए जिसमें सारे पॉसिबल ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे वो लेके आने वाला हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद, है ना, टॉप 10 आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, एनसीईआरटी वाला सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद वो यार क्या छूटेगा फिर, यार कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप देखते रहे इनको, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, डबल प्रैक्टिस करो फिर जाके, है ना, मस्त तरीके से। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मचाते रहो, कॉन्फिडेंट रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।